मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज की क्लास लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है जो हम कवर करने जा रहे हैं। तो और रामेसर साइट्स वगैरह भी देखेंगे। तो पहले जब तक बच्चे आ नहीं रहे, जब तक क्वेश्चंस के बजाय जब तक हमको साइट्स वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक और लोग आने वाले होंगे जो जुड़ने वाले होंगे जुड़ेंगे। तब तक हम उधर देख लेते हैं थोड़ा सा। आप चाहो तो लिख लेना, नहीं मन कर रहा लिखने का तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी आपको सहूलियत लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आप लोगों को सारी चीजें एक लाइन से ही पढ़ा दूं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लेना, जब भी कभी आप नेशनल पार्क लिखा हुआ देखते हो तो इसका क्या मतलब होता है। देखो, नेशनल पार्क का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसी लैंड, आप कह सकते हो कि ऐसा फॉरेस्ट जहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, ह्यूमन नॉट अलाउड। जानवरों को बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि तुम जियो खाओ मजे लो, इंसानों को इधर आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास टोटल 107 नेशनल पार्क्स हैं। बेसिकली नेशनल पार्क का पूरा कॉन्सेप्ट ना है जंगल ही। बस प्रॉब्लम क्या हुई कि दायरे सेट कर दिए गए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी इंसानों की। तो ये सेट करना बहुत जरूरी था कि इंसानों को रोका जाए कि कहाँ नहीं जाना है भाई तुमको। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। और वहां पे हम जानवरों को बचा सकें। अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा लार्जेस्ट में हिमी या हिमिस नेशनल पार्क, जो कि है लद्दाख में। अच्छा, कोई अपन से पूछता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई, तो आंसर होगा आपका बुटन साउथ बुटन नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में। अच्छा जी। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई। इवेंचुअली आप ये भी ध्यान रखना, कई सारे नेशनल पार्क ही टाइगर रिजर्व हैं। अब फिर एक वर्ड आ गया कि सर ये टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व का मतलब है जहां पर टाइगर है। देख रहे हो कितनी सिंपल सी लैंग्वेज है। जहां पे टाइगर है वो टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अच्छा, टाइगर्स को बचाने के लिए, टाइगर्स को क्या करने के लिए, बचाने के लिए हमने चलाया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक है। और हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं क्या, 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। एक और कमाल की बात सुनो, इंडिया उन 13 कंट्रीज में से है जो कंट्री अपने आप को कहते हैं टाइगर रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइगर रेंज, कि टाइगर कहीं भी घूम सकता है, टाइगर को गोली नहीं मारी जाएगी, बाद बाकी टाइगर इंसान को खा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टाइगर को कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से इंडिया में वर्ल्ड का 75% टाइगर पॉपुलेशन है। समझ में आ रही बात। तो ये हमने अचीव करा है टाइगर को बचा करके। टाइगर इज लाइक ब्रो, अपनी तो बहुत चलती है इस देश में। ठीक है। ऐसा चाइना में भी है, आपका क्या कहते हैं, इंडोनेशिया में भी है, म्यांमार में भी है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ऐसा ही है। अच्छा, एक और ध्यान रखना, जब टाइगर सेविंग करा लेता है, दाढ़ी वाड़ी हटा के आता है, तब उसे देख के लोग कहते हैं ब्रो लायन आया है। ठीक है। सॉरी, जब वो दाढ़ी बढ़ा लेता है जंगल में रह के काफी टाइम, तो जो दाढ़ी वाला होता है वो लायन होता है, जिस पर दाढ़ी नहीं होती वो टाइगर होता है। एक और बात ध्यान रखना, टाइगर की ही फोटो है आपका किसमें, लोगों पे, किसके लोगों के, आरबीआई के लोगों पे। ठीक है बॉस, कोई दिक्कत। अच्छा, सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना था, तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो है वो सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और ये सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ।
कोई डाउट नहीं है। अब पहले मैं आपको वो जगह बता देता हूँ जहां पे एक एक नेशनल पार्क से ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब एक एक सिंगल सिंगल नेशनल पार्क है। तो लद्दाख हो ही गया। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में चार पांच है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में आता है। उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक तो जिम कॉर्बेट। राजा जी नेशनल पार्क। यस, जिम कॉर्बेट। उसके बाद दूसरा है आपका कौन सा? कौन सा भाई? राजा जी। और तीसरा है आपका कौन सा? बहुत फेमस है, पेपर में आता है, वैली ऑफ फ्लावर। अब जब वैली ऑफ फ्लावर आता है ना, तो कई बार बच्चे गलती से नहीं से हिमाचल प्रदेश टिक कर देते हैं। उसके बाद नंदा देवी। और उसके बाद आपका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब एक बात बताओ, गंगा भी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। और ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहीं पर स्टेब्लिश्ड है। ये आपका है उत्तराखंड के अंदर क्या, नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है बॉस, किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ, बोलो भाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, अगर अब आपसे पूछा जाए कि क्या रामेसर साइट्स है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये आता है कि रामेसर साइट्स है यहाँ पर। पहले बात तो क्वेश्चन ये आता है कि सर रामेसर साइट होती क्या है, मैं आपको बॉक्स में एक बता देता हूँ। देखो बच्चों, रामेसर जो है वो एक जगह का नाम है जो ईरान में पड़ती है। कहाँ पे? ईरान में। और यहाँ पे बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 में। अब इस बैठक में ना ये बात करी गई कि हमें वेटलैंड बचाने हैं, दलदल वेटलैंड बचाने हैं। तो 2 फरवरी को ही हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। प्लीज ध्यान रखना, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हैं? 91 वेटलैंड साइट्स हैं। ठीक है। और इंडिया की सबसे पुरानी वेटलैंड साइट कौन सी है? तो चिल्का। चिल्का कहाँ पर है बच्चों? उड़ीसा। उड़ीसा में। उड़ीसा। कब मिला इसको? 1981 में इसे ये टैग दिया गया। ठीक है बॉस। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में रामेसर साइट्स हैं? तो सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 20 हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 रामेसर साइट्स हैं। दिमाग में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आया हुआ है कई बार ये पेपर में क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको उत्तराखंड की तरफ फिर से वापस लेके चलता हूँ। उत्तराखंड के अंदर जो आपको रामेसर साइट देखने को मिलेगी, उस रामेसर साइट का नाम है असन कंजर्वेशन रिजर्व। क्या? असन कंजर्वेशन रिजर्व। ये एक रामेसर साइट है, RS लिख रहा हूँ, रामेसर साइट पे ध्यान रखना। ठीक है बॉस। यहाँ पर ये एक मात्र क्या है आपकी, रामेसर साइट है जो देखने को मिलती है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ प्लीज। सर गंगोत्री नेशनल पार्क में मेजरली कौन सा एनिमल पाया जाता है, क्योंकि वहां पे तो ग्लेशियर है। कहाँ पे? गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क नाम है ना नेशनल पार्क का, ग्लेशियर के ऊपर थोड़ी ना नेशनल पार्क। सर वहीं पे होगा ना, नाम भी वही है तो वहीं पे होगा। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, नाम बहुत सारा पड़ा हुआ है, महात्मा गांधी रोड है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना महात्मा गांधी वहीं बैठे थे। उस जगह की नाम के उस सराउंडिंग की वजह से क्या पड़ा हुआ है उसका नाम। अच्छा ठीक है सर, फिर ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ध्यान रखो, टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो दो टाइगर रिजर्व है इसमें से। एक है आपका कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, तो मैं टी लिख दे रहा हूं उसके आगे। और एक राजा जी टाइगर रिजर्व है, यहां पर भी क्या है आपका,
टाइगर मिलते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बच्चों, कि अब आपको गंगोत्री या वैली ऑफ फ्लावर या नंदा देवी या गोविंद पशु विहार में आप घूम रहे हो, तो वहां आपको टाइगर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? कोई आपको गंगोत्री के नाम पे ले जाए और कहे कि चलो यहाँ मैं तुम्हें टाइगर दिखा दूंगा, तो वही बन के आ रहा होगा टाइगर, टाइगर नहीं होगा वहां पे। क्लियर है बात यहाँ पे? बोलो भाई। हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ। जिन्होंने नहीं लिखना है, जिन्होंने लिख लिया है लिख लें, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लें, और जिन्होंने लिखना है लिख लिया। अरे क्या बोल रहा हूँ, जिसने जो लिखना है लिख लो। अब देखो आगे। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, और उसका नाम है क्या? धुंधुआ नेशनल पार्क। धुंधुआ नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लाई करता है। अभी मैं बताता हूँ कुछ और बातें, ध्यान से सुनना पहले। और त्रिपुरा जो है उसके अंदर दो नेशनल पार्क हैं। एक का नाम है क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और दूसरा बिसोन, या इसको एक और नाम से बुलाया जाता है राजबाड़ी, या बड़ी राजबड़ी नेशनल पार्क। ठीक है। अब आप देखो, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, और उत्तर प्रदेश में आपका सॉरी त्रिपुरा में दो नेशनल पार्क है। इसमें आप एक वर्ड देख रहे होगे क्लाउड लेपर्ड। तो लेपर्ड में दो ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे, क्लाउड लेपर्ड मिलेगा, एक स्नो लेपर्ड मिलेगा। स्नो लेपर्ड आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कहाँ पर? आप गंगोत्री ग्लेशियर में, गंगोत्री नेशनल पार्क में, आपको हिमी नेशनल पार्क में, क्लाउड नेशनल पार्क में, इन सब में आपको देखने को मिलता है। पहली चीज। दूसरी बात, अब आ जाती है बात क्या करने की, कि भाई टाइगर रिजर्व कितने हैं उत्तर प्रदेश में और त्रिपुरा में। तो ध्यान से सुनना। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, टाइगर रिजर्व शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। एक तो धुंधुआ खुद भी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। पहली बात, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। यानी कहने का मतलब यह है कि घूमते घूमते अगर तुम धुंधुआ नेशनल पार्क में गुम हो गए, तो कोई तुम्हें टाइगर उठा के ले जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक है टाइगर रिजर्व यहाँ पे, पीलीभीत, पीलीभीत। एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पे जिसका नाम है अमनगढ़, या आमनगढ़। बेसिकली आमनगढ़ जगह तो नहीं है, पर ये ना जिम कॉर्बेट वाला जो एरिया है ना, उससे कई बार इधर की तरफ आ जाते हैं टाइगर, तो यहाँ पे टाइगर्स को देखा गया है। तो जिम कॉर्बेट का कुछ एरिया उत्तर प्रदेश में भी दिख जाता है, तो बफर सिनेरियो है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इधर की तरफ भी घूमते घूमते आ जाते हैं कभी कभी, कि ब्रो क्या चल रहा है। उन्होंने बोला भाई हमारा तो सही चल रहा है, तुम इधर कैसे? बोला बस भाई ऐसे ही आगे घूमते घूमते। ठीक है। ऐसा हो जाता होगा, टाइगर्स वगैरह में तो बात होती होगी। त्रिपुरा में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, इस वाली बात को भी ध्यान में रखना, कहीं बाद में भूल जाओ। कर लिया नोट? डन। अब देखो थोड़ी सी बातें और अगर हो गया तो, यहाँ देखो, उत्तर प्रदेश में रामेसर साइट्स हैं, तो वो रामेसर साइट्स के भी नाम लिख लो, रामेसर साइट्स। देखो, एक रामेसर साइट है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है आपका फेमस अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर। तो जो ऊपरी पार्ट है रिवर का, गंगा का, क्योंकि वहां बहुत सारी क्या होती है, मट्टी और कीचड़ इकट्ठा होता है,
तो इसलिए इसको ध्यान रखना। दूसरा है आपका सरसई, सरसई नवर झील, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद एक यहीं पर है, सॉरी, क्या नाम है उसका, सांडी बर्ड सेंचुरी। ठीक है। एक आपका है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये भी क्या है आपकी टाइगर रिजर्व है, सॉरी टाइगर रिजर्व बोल रहा हूँ, आपका क्या है रामेसर साइड है। उसके बाद और कौन कौन सी रामेसर साइट्स हैं यहाँ पे, एक आपको रामेसर साइड मिलेगी आ, पर्वती, एक आपको रामेसर साइड मिलेगी समसमपुर, समपुर, समसमपुर ही हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक आपको मिलेगा समन बर्ड सेंचुरी, यहीं पे लिख देता हूँ समन। ठीक है, कितनी साइट्स हो गई, एक मिलेगा आपको सुर, SUR, सुर सरोवर। ठीक है, कितने हो गए, चार, पाँच, छः, सात, 7। आठ हो गए बेटा, है ना। एक हो गया आठ, और एक आपको मिलेगा हैदरपुर, हैदरपुर। एक और होगा, और वो है कौन सा आपका, बखीरा। ठीक है, तो ये 10 के 10 क्या है भाई आपके रेमेसर साइट्स हैं, जो कहाँ पर हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। ध्यान रखना प्लीज, रेमेसर साइट्स पेपर में आजकल पूछी जा रही हैं, आ सकती है, फिर मोए मोए हो जाएगा, इसलिए याद रखना। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा याद रखोगे, थोड़ा आपको पेपर हेल्प कर देगा। थोड़ा आप याद रखना, थोड़ा पेपर आपकी हेल्प कर देगा, मतलब कि अगर आप 50 एक साइड से याद रख लोगे, 10 12 50 साइड से याद हो गई आपको, तो आप कुछ एलिमिनेट कर लोगे कि अच्छा ये तो वहां पढ़ी थी, तो वहां तो नहीं होगी। समझ में आ रही बात यहाँ पे, डन भाई, हो गया। भाई जो भी बच्चे इसे यूट्यूब पे देखें, प्लीज इस क्लास को 1.25 पे कर लेना, या 1.5 पे कर लेना, अपनी सहूलियत के हिसाब से। डन हो गया क्या, चलें आगे। हाँ जी सर। आगे देखो बच्चों, त्रिपुरा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो रामेसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सी, आपका रुद्रा सागर लेक। रुद्रा सागर लेक जो है, वो आपकी त्रिपुरा के अंदर एक साइट है। यहाँ पर एक ही आपका क्या है, वेटलैंड साइट है, तो प्लीज इसको दिमाग में रखना। कितने स्टेट कवर कर लिए हमने, 3। एक और करें, एक और स्टेट करें कवर। यस सर। चलो, देखो, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जिस स्टेट में है, हम उसको कवर करते हैं, उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, तो टोटल 12 नेशनल पार्क जो हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर लाए करते हैं। कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हैं, जिनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दिमाग में याद रहने वाली बात है, जैसे भी याद रह जाए। ठीक है ना। तो अब देखो, आपको मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर एक तो पन्ना है, ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क है भाई, पन्ना नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है,
उसके बाद सतपुरा नेशनल पार्क है। उसके बाद आपका हम्म, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। उसके बाद आपका वन विहार नेशनल पार्क है। उसके बाद आपका फॉसिल, और इसी से एक और है डायनासोर। डायनासोर फॉसिल, दो हैं ये। अच्छा, एक है आपका कुन्नू नेशनल पार्क। कुन्नू में ही आए हुए हैं क्या आपके चीते, जो लेके आए हैं कहाँ से हम लोग, नाम्बिया से। ठीक है। उसके बाद एक और नेशनल पार्क है ओमकार। ओमकार बोलो, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर से याद रखना कान्हा। कान्हा तो लिखवा दिया। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। और कौन सा रह गया? संजय। 10। माधव। माधव हो गया? नहीं। माधव। ठीक है। कौन सा रह गया? 12 हो गए ना। दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10, 11। एक कौन सा रह गया भाई? कान्हा हो गया, सतपुरा हो गया, पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, संजय हो गया, वन विहार हो गया। हाँ, एक रह गया ना, पेंच। PENCH, पेंच या पेंच। ये 12 के 12 नेशनल पार्क जो है भाई साहब, याद रखना प्लीज। ये कहाँ पर हैं आपके? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इतने सारे नेशनल पार्क याद रख पाना एक तो में बहुत बड़ा खुद ही चैलेंज है। ठीक है। अब मैं आपको ये चैलेंज को थोड़ा और बढ़ाता हूँ और ले चलता हूँ आपको टाइगर रिजर्व की तरफ। कान्हा। कान्हा कान्हा कान्हा, ये रहा कान्हा। यहाँ पे टाइगर है। ओके। पिंच, यहाँ पे टाइगर है, वाह भाई वाह। उसके बाद भांधवागढ़, भांधवा, यस, यहाँ पे टाइगर है। ठीक है। अच्छा। और पन्ना। पन्ना की तमन्ना है कि टाइगर उसे मिल जाए। सतपुरा, यहाँ पर भी टाइगर है। उसके बाद आपका हम्म संजय में भी टाइगर है। ठीक है। यहाँ जाना अगर बाई चांस कभी घूमने के लिए तो ध्यान रखना। माधव अभी अभी बना है, बिल्कुल नया, 58th टाइगर रिजर्व बनाया गया है इसको, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है। ये टाइगर रिजर्व है, और भी हैं एक दो, पर फिलहाल अब इतना दिमाग में रख लो, बहुत है। ठीक है ना, वरना कहोगे सर इतना नहीं पढ़ना था हमें। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। ठीक है भाई। ओके। खाना खा के जाना। अब देखो, मध्य प्रदेश घूमने जाओ। मध्य प्रदेश अगर घूमने गए हो, कान्हा रिजर्व वगैरह तो देख लिया, खुश हो, तो मेरे कहने पे कुछ चीजें और देख लेना। बोलोगे सर क्या? एक तो देख लेना खजुराहो। खजुराहो देख लेना, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। ये हिंदू और जैनिज्म वगैरह को एक साथ दिखाने के लिए इसमें बहुत सारे क्या दिखाए हुए हैं, टेम्पल्स दिखाए हुए हैं। तो ये एक जगह घूम लेना, मेरे कहने पे जा रहे हो तो देखो भाई घूम के आना ना। उसके बाद मेरे कहने पर एक देख लेना क्या आप लोग, सांची स्तूपा। ठीक है। सांची स्तूपा जो है, वो बच्चों याद रखना, 200 रुपए का जो नोट होता है ना, उस पर भी इसी की फोटो छपी हुई है। ठीक है। अब ये दोनों जगह घूमते हुए तो मेरी तरफ से एक बार केव में भी चले जाना। कौन सी केव? भीमटेक केव। ठीक है। ये भी देख लेना। ठीक है, अच्छा लगेगा। और कहाँ जाना चाहिए आपको अगर आप मध्य प्रदेश गए हो तो? और क्या ही जाओगे, छोड़ो, ये बहुत है। अब मैंने ये नाम आपको क्यों बताए, इतनी सारी जगह हो सकती है घूमने के लिए तो।
ये सारी की सारी हैं क्या आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ध्यान रखना प्लीज, जो यहाँ पे हेरिटेज है कोई इंडिया। और। जी क्या हो गया? ये भी जूम से चल रही है, इसमें 10 बच्चे प्रैक्टिस के लिए करा रहे थे जीएस की क्लास। क्या? दो क्लास चल रही है, एक तो ये वाली चल रही है, एक जूम से चल रही है। देखो 10 बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं सीजीएल को। देख रहे हो, ये क्लास के बीच में ही बातें चल रही हैं, कोई मतलब नहीं यूट्यूब पे रिकॉर्ड होगी नहीं हो रही है, इसी बीच में डिस्क्रिप्शन जा रहा है। हेरिटेज एनिमल ध्यान रखो भाई, कौन सा है हमारा? एलिफेंट। कौन सा है बच्चों? एलिफेंट। और एलिफेंट को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था 1992 में, ये भी ध्यान रखना। शायद मैं अगर गलत नहीं हूं और मुझे सही से याद है तो 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं एलिफेंट डे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई मन में ऐसा तकलीफ वाला सवाल, चुभन घुटन ऐसा लग रहा हो नहीं, कुछ पूछ लेना चाहिए सर मुझे। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो ध्यान दो, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो और बात ध्यान दो। मध्य प्रदेश के अंदर ही भैया आपका एक तो सिरपुर, सिरपुर वेटलैंड है, और आपका साख्या सागर। ये दो वेटलैंड तो यहां पर हैं, ये दोनों याद रखना आप लोग। अच्छा, एक याद रखना यशवंत, मुझे लगा कलर दूसरा यूज करना चाहिए, यशवंत, यशवंत सागर जो है वो भी यहां पर है। और एक है तवा रिजर्व। ये चार के चार आपके वेटलैंड हैं जो आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। सर एलिफेंट डे 12 अगस्त को बनाते हैं। मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने आपको? क्या सर? कि देख लेना, मुझे लग रहा है 12 अगस्त ही है ना? मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, पर मुझे जितना याद आ रहा है उसके हिसाब से 12 अगस्त है। एक बार गूगल करके चेक कर लेना। हीरों की तमन्ना है कि पन्नों से मिल जाए, फिर चाहे जान जाए, चाहे। सर ये सांची स्तूपा के ऊपर क्या लिखा है? क्या बेटा? सांची स्तूपा के ऊपर क्या लिखा है? मैं वही देखना चाहता हूँ, खुजराहो। ओ भाई साहब, हो गया क्या सभी का? हाँ जी सर। चलो आगे देखो बच्चों। अभी एक टॉपिक मुझे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना है,
अब इतना ही पढ़ेंगे आज, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे नेशनल पार्क एक ही दिन में पढ़ लेंगे वरना आपको याद नहीं रहेगा। मुझे आपको कुछ टॉपिक ब्रीफ करना है, तो मैं आपको एक टॉपिक ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता नहीं कितने लोगों को टॉपिक आता है नहीं आता, क्योंकि मैं जितने बच्चों को जानता हूँ उनको आता नहीं है, इस वजह से इसमें क्वेश्चन फिर सही होते नहीं है। तो फर्स्ट आई हैव टू ब्रीफ द टॉपिक, जिससे आप चीज़ों को सही से समझ जाओ, एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर जहाँ पे चीजें समझ में ना आए प्लीज मुझसे पूछ लेना। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर भाई कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके पूछ लेना। देखो, टॉपिक का नाम है जो आपको समझाना है मेरे को, उसका नाम है कॉस्ट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अजीब से आते हैं कॉस्ट के ऊपर, जहां से पेपर में आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा, यानी दो नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही जल्दी जल्दी से। देखो, कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट इज समथिंग व्हेन यू प्रोड्यूस्ड, जब भी आप कुछ बनाते हो, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्शन करने के लिए जो आपको फैक्टर चाहिए, उस फैक्टर के बदले में आप कुछ पे करते हो, और जो आप पे करते हो वही आपकी कॉस्ट है। अब ये पेमेंट जो है वो दो तरीके से होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बच्चे का नाम ले लेता हूँ, सपोज करो हर्षित है। अब हर्षित और मैं हैं, मैंने हर्षित से बोला कि हर्षित भाई चल, अपन एक मोमोज की ठेली खोलेंगे, मोमो की ठेली खोलेंगे। तो हर्षित ने बोला सर चलो, सीजीएल का रिजल्ट तो वैसे भी बहुत लेट आने वाला है, तब तक कर ही लेते हैं काम। मैंने कहा हाँ चल भाई। तो अपन ने बोला, मैंने बोला यार मेरे पास ना स्टीमर पड़ा हुआ है पहले से ही। बोला ठीक है सर। तो उसने बोला कि सर मेरे पास भी आटा गूंदने के लिए बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है, तो चलो खोलते हैं। प्लस 5-5 हजार रुपये हमने अपनी जेब से लगाए। अब ध्यान से सुनना, जो बर्तन हम घर से लेकर के आए, क्या उस वो कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा, हाँ या ना? बोलो भाई, जो बर्तन हम घर से लेके आए क्या उसे कॉस्ट में नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई? घर वाले भी तो बर्तन ढूंढ रहे हैं कि कुकर कहाँ गया, हम उठा लाए। कॉस्ट है, पर कैसी कॉस्ट कहलाएगी वो? उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट का वो टाइप, क्या भाई, कॉस्ट का वो टाइप, बोलो भाई, जो आप क्या नहीं करते, आप आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं करते, पर होती तो है। जैसे हमने हर्षित की दुकान में ही मोमो की ठेली लगा ली। अब उस सिनारियो में भाई हर्षित पैसे तो नहीं ले रहा कि सर किराया निकालो, पर अगर वो किराया किसी और को देता तो जाता ना। दूसरा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हमने 5-5 हजार रुपए डाले। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो हमारी डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट जाएगा। बोलो भाई, पहले यहाँ बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ पे? सर एक बार और, क्या बताऊं, बोलो। स्टार्टिंग से। फिर से पूरी बात? यस सर। यामिनी, आप घर में रहते हो अपने? सर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ पहले बात तो बता। तो आप अपने घर पे रहते हो? यस सर। आप अपने कमरे का किराया देते हो? नहीं सर। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि सर मेरा घर है। हाँ, आपका घर है, पर अगर आप उस घर को छोड़ दो तो आपके पापा आपका कमरा किराए पे उठाएंगे? नहीं सर, वो खुद रह लेंगे। अरे यार, ओहो, ये खेल लो पहले। ये ये खेलते हैं। हाँ, नहीं मेरी छोटी बहन आ जाएगी, हैं, ये खेलते हैं। पहले ये काम कर लेते हैं, नहीं मेरा बड़ा वाला भाई ले लेगा कमरा। अरे, एग्जाम्पल समझो। तो वो कमरा जो आपके पापा आपके ना रहने पे किराए पे उठा देंगे। समझ रहे हो बात को? और यस सर। तो वहां से कुछ पैसे मिलेंगे ना उनको, हाँ जी सर। पर आपसे तो नहीं ले रहे ना। नहीं। तो आप उनकी क्या हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो। जो ओके आप आउट सर। ऑफ पॉकेट पे नहीं कर रहे, पर तुम्हारा खर्चा तो है ना। तुम शौक से कह रही हो अपने पापा से, पापा मेरा खर्चा ही क्या है पापा। पापा कह रहे हैं इधर ही है, हम रहते हैं जिस जगह पे ना, वहाँ 15 हजार रुपए का कमरे का किराया मिलता है, और तू पूरे दिन इस कमरे में पड़ी रहती है बिना पैसे के। वो भी तो कॉस्ट है, यस और नो? यस सर।
एक फ्रेंड्स का एक सीजन है जिसमें पता नहीं, मुझे याद नहीं, वो बोलती है कि आई एम अडल्ट नाउ एंड आई वांट्स टू लिव अलोन इंडिविजुअल, तो उसका फादर कहता है यू हैव टू पे रेंट फर्स्ट एंड फॉल एंड यू हैव टू पे द फूड। सो वहां पे एक सीन है जहाँ पे पिज्जा आता है, तो वो बोलती है कि आई वांट्स अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, तो उसका फादर बोलता है कि इफ यू वांट द स्लाइस ऑफ पिज्जा देन यू हैव टू पे द 20 bucks और 30 bucks। सो व्हेन यू लिविंग विद योर फैमिली, आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, तो आप कॉस्ट दे नहीं रहे हो, पर वो कॉस्ट हो तो रही है ना, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और जो आप सीधी सीधी अपनी जेब से दे करके आ रहे हो उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन में होता है, अगर मेरी अपनी जमीन है और मैं जमीन पर ही अपनी दुकान खोल रहा हूं, तो कॉस्ट नहीं जा रही पर वो कॉस्ट है, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। क्या किसी को यहां पर कोई डाउट? बोलो। नो सर। डन है सभी को? अच्छा वैष्णवी, एक बात बता, अगर तैयारी नहीं कर रहा होता तो क्या कर रहा होता? क्या सर? अगर तैयारी नहीं कर रहे होते आप तो क्या कर रहे होते? मास्टर। मास्टर्स कर रहे होते। तो आपने अपनी मास्टर्स छोड़ी है तैयारी करने के लिए, यस एम आई राइट? काइंड ऑफ। काइंड ऑफ। सो देखो, इसी चीज को बोलते हैं बच्चों क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। मैं आपको इसको एकदम जिंदा एग्जांपल से समझाता हूं। समहाउ मेरी वाइफ और मेरी जब लड़ाई होती है, तो हम बहसबाजी हो रही है, तो मेरी बीवी कई बार ये बात बोल देती है कि तुम्हारे लिए मैंने अपना महलों सा घर छोड़ दिया। तो मुझे हंसी आ जाती है कि महलों सा घर छोड़ दिया, यही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं उसे उस समय बोल दूं तुम्हारे लिए, और समझ रहे हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? समझ में आ गई ना बात? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो आप अगली बेहतर चीज के लिए छोड़ रहे हो। कोई दिक्कत यहां पे भाई किसी को? बताओ भाई। सर आप घर पे नहीं हो क्या? घर पे ही हूं भाई। सर आपने एग्जाम्पल इतना तगड़ा दिया। तो क्या हो गया? बीवी घर पे नहीं है ना? ब्रो। देखो, उसके बाद आता है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट और आता है वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान दो प्लीज। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट का मतलब है ये तो होना ही होना है। जैसे अगर मैं एक फैक्ट्री रेंट पे लेता हूं, एक फैक्ट्री मैंने क्या ली है? रेंट पे ली है। अब चाहे मैं उसमें गुड्स बनाऊं या मैं बच्चों को बुला के क्रिकेट खिलाऊं, मेरे को तो रेंट पे करना ही करना है, यस और नो? तो अगर मेरे को 50,000 रुपये जो रेंट है वो मुझे पे करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, यस और नो? बोलो भाई। पर वेरिएबल कॉस्ट क्या हाँ होती है? जी सर। जो चेंज होती है, चेंज होती है ड्यू टू क्या? वेरिएबल कॉस्ट जो क्या होती है? चेंज होती है ड्यू टू प्रोडक्शन। किसकी वजह से चेंज होती है भाई? प्रोडक्शन की वजह से चेंज होती है। अब फैक्ट्री में अगर गुड्स बनेंगे तो लाइट जाएगी, लाइट का बिल आएगा, यस और नो? तो बिल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? काम के ऊपर, यस और नो? बोलो भाई। कम और ज्यादा होगा किसके ऊपर? काम के ऊपर। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ भाई। डन भाई? सभी को क्लियरिटी एकदम? यस सर। अब देखो बच्चों, टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है? और टीवीसी की फुल फॉर्म होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन वर्ड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? और याद रखना, जब आप इसका कर्व बनाते हो, फिलहाल के लिए याद रख लो क्योंकि पेपर का टाइम बहुत पास है, जब भी आप इनका कर्व बनाओगे तो वो बनते हैं इनवर्सल, सॉरी, वो बनते हैं कैसे भाई आपके? इनवर्स एस की जैसे। इनवर्स एस बनता है वो, एस शेप का। तो जब एस शेप को उल्टा बनाओगे तो कैसा दिखेगा?
टीसी जैसा दिखेगा और टीवीसी जैसा दिखेगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे? बस याद रखना पेपर में ऐसा सीधा क्वेश्चन आता है कि टीसी कैसा दिखता है या टीवीसी कैसा दिखता है। समझ में आ रही बात? अभी इतना ऐसे याद रख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो बोलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं टोटल कॉस्ट को उठाऊं और उसको डिवाइड कर दूं किससे, आउटपुट से, तो क्या निकल के आएगा? बताओ, अगर टोटल कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूं आउटपुट से तो क्या निकल के आएगा? बोलो बोलो। कॉस्ट पर यूनिट। वेरी गुड, यानी एवरेज कॉस्ट। बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, और अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इतना दिमाग लगा लिया, क्या बात है, कैसे पता चल गया इतनी जल्दी? और अगर मैं फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आएगा? बोलो बोलो। एवरेज। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अरे बिल्कुल, बस इतना बस यही तो चाहिए था जीवन में। अब ध्यान रखना, एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है कैसा होता है वो? अगर वो बनाने जाओगे तो वो दिखेगा तुमको कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा। कैसा दिखता है? हाइपरबोला जैसा। अब जिन बच्चों के जीवन में मैथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ बच्चों के जीवन में खाना, ठीक है, कि बहुत अच्छे से समझ में आता है, खूब सारा खा लेते हैं, तो उन्हें हाइपरबोला पता है। और जिन्हें नहीं पता, मैं उनकी नॉलेज के लिए सिर्फ बता देता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ, कुछ हद तक ऐसा। क्लियर है बात यहाँ पे? बोलो भाई। कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे। एक और वर्ड देख लो, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? सिंपल बात में बोलूं तो, जब टोटल कॉस्ट में क्या आता है, चेंज आता है, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मैं समझाता हूं, यहां देखो। मान लो मेरी टोटल कॉस्ट है पहले 400, और अब मेरी टोटल कॉस्ट है मान लो कितनी, 600। तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? 200। 200। अरे वाह, खूबसूरत बच्चे, कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर है भाई दीदी भैया सभी को? और याद रखना बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट की जो शक्ल है वो कैसी होती है? यू शेप की। कैसी होती है? बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी दीदी भैया को कोई यहां तक दिक्कत नहीं है? अब आ जाओ क्वेश्चन। यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये पूरी कहानी तुम्हें सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन के लिए समझाई है। देख लो मेरा दिल कितना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। अब इसकी शक्ल देख के तुम लोग तुरंत आंसर कर दोगे, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। डी सर। देखा, मैं क्या कहता हूं, कभी भी बच्चों को ये बात बार बार कहता हूं। बच्चे कहते हैं सर ये टफ है, ये इजी है, हार्ड है। मैं कहता हूं अगर तुमने पढ़ा है तो इजी, और नहीं पढ़ा तो टफ है। बात ठीक है भाई? अरे हाँ में बोलो। हाँ जी यस सर। सर। चलो। अच्छा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कौन खो गया? किसका बच्चा क्लास में खो गया भाई? भाई बहुत हंसता हुआ गया बच्चा। इससे पता चल रहा है घर में मम्मी या पापा में से कोई है नहीं। बच्चे इतने खुश कैसे हैं? देखो एक क्वेश्चन करो फटाफट, बस एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
आपका दिमाग थोड़ा सा और खुल जाएगा। टीसी दे रखा है आपको डैश डैश 100, कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, डैश डैश 130 150, और आपको टीएफसी दे रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट डैश 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 60 डैश एंड डैश, और उसके बाद आपका टीवीसी दे रखा है आपको डैश 20 डैश 51 56 डैश एंड डैश। करना जरा फटाफट से करो, तब तक मेरे को वीडियो पॉज कर लेता हूँ और बच्चों के लिए भी। अब देख लो पहले और मुझे बताना किस किस का सही है। देखो भाई, टीसी का मतलब ही है टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है। अब देखो, सीधी सिंपल सी बात है, टीएफसी तो सब में फिक्स रहेगा, तो टीएफसी तो 60-60 हो जाएगा हर जगह, क्योंकि टीएफसी क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि चेंज हो ही नहीं सकता, यस और नो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है। अब अपने को पता है टीसी, टीवीसी तो जीरो रहेगा यहां पर, क्यों, क्योंकि जब आउटपुट नहीं है तो खर्चा भी नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट तो इसी बात पर डिपेंड करेगा ना। तो टीसी तो यहां हो जाएगा 60। अब यहां देखो ये कितना है, 20 60 80, कोई दिक्कत, 80 100, और ये हो गया कितना 60, यानी ये कितना होगा 40। बोलो भाई, ये है 51, ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 वन वन 1। वेरी गुड, ये कितना है 6 5 वन वन 4 है। सिक्स वाह भाई, 116 क्या बात है, क्या खूबसूरत बच्चे। और ये 130 70 60। 70 90 वाह भाई और वाह, लास्ट वाला 90। वाह भाई वाह, क्या है सभी का सही था। यस सर। सर ऐसे ही है, मैं पढ़ाते ही इतना अच्छा हूँ, तुरंत क्वेश्चन कर देते हो तुम लोग। चले आगे देखो, कह रहे सर हम भी अच्छा पढ़ते हैं, ऐसे कैसे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आज थोड़े इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैंने ज्यादा रखे हैं स्टैटिक में, स्टैटिक करवा दिया तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मैंने आज ज्यादा रखा था पोर्शन। कल मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसमें मैं ज्योग्राफी, मेरा मेन सब्जेक्ट रहेगा, तो हम ज्योग्राफी के 20-25 में, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो मोटी मोटी चीजें ज्योग्राफी में कवर करेंगे। बोल रहा है कि कॉटन है अपने पास, हमने कॉटन का यूज करा क्लोथ्स बनाने में, तो बोल रहा है बताओ किस टाइप के गुड्स होंगे। इंटरमीडिएट। कॉटन कैसा कहलाएगा, इंटरमीडिएट। सी। वेरी गुड। अब देखो भाई, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो, जिसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन पॉसिबल होता है, और जो विद इन 1 ईयर यूज हो जाते हैं, विद इन 1 ईयर यूज हो जाते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो हमें क्या करते हैं, वेल्थ क्रिएट करके देते हैं, या सुनो। और गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पर इनकम कैसा होता है, इनकम का इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। है ना। और इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिन पे इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव। कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम जैसे आपकी बढ़ेगी, डिमांड आप डिमांड क्या कर दोगे इसकी, कम कर दोगे, कम। इंफीरियर है ना, तो अच्छे ही तरफ बढ़ोगे। आगे देखो भाई, पब्लिक गुड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इसे ध्यान से समझ लेना। बोल रहा है कि कौन सा, देखो बोल रहा है व्हेन अ पर्सन इज नॉट पेइंग एनीथिंग, पब्लिक गुड्स के लिए कुछ पे नहीं कर रहा, तो भाई वो किस टाइप के सिनेरियो में आता है, भाई बताओ, तो उसे किस टाइप के सिनेरियो में कंसिडर किया जाता है। सर एक बार ऑप्शन सेकंड समझाओगे, बी वाला। राइवलरीज, कि भाई चुनौतियां हैं, सिंपल सी बात है यार, इसमें कितना टेंशन ले रहे हो, क्या क्या है वो, फ्री राइडर। हाँ पैसे नहीं दे रहा, तो इसीलिए उसको उसकी क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। मैं इसका एक, अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। हम्म, तो लोग बहुत सारा विरोध वगैरह के लिए उतर रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। और मैं फिर उसमें एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था
कि उन्होंने बोला कि आपको बिल्डिंग दे रखी है पर आपने इसके अगल बगल कूड़ा फैला रखा है। बोला तो बिल्डिंग दे रखी है तो कूड़ा भी तो साफ करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये माइंडसेट किस चीज को दिखाता है कि आपको कोई चीज फ्री में मिली है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है, आप अगल बगल कूड़ा फैला रहे हो। पब्लिक गुड्स के साथ लोग यही करते हैं। तो पब्लिक गुड्स की दो खासियतें ध्यान रखना। पहली बात तो क्या है, ये नॉन एक्सक्लूडिव है। बताता हूं क्या होता है वर्ड। नॉन एक्सक्लूडिव का मतलब होता है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हो। अब सड़क पे चलना किसी को रोका नहीं जा सकता ना कि भाई तुम नहीं जाओगे, या स्ट्रीट लाइट के जो रोशनी है उस पर किसी का रोक थोड़ी ना, क्योंकि सरकारी है। हाँ है ना। और दूसरा, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों? क्योंकि इसकी क्या नहीं है, कोई राइवलरीज ही नहीं है। आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। इसकी एक बात यह है कि आप यूज करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यूज करने से किसी और के लिए कम पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे डिफेंस के मामले में समझो। अब डिफेंस ऐसा थोड़ी है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को डिफेंस मिल रहा है तो दिल्ली पे कोई हमला करके भाग जाएगा। नहीं भाई, सारी जगह पे कवर करा गया है। समझ में आ रही बात? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है पब्लिक गुड्स का? जैसे नेशनल डिफेंस, ठीक है, पब्लिक पार्क, ठीक है, स्ट्रीट लाइट, ये सारे ही पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल हैं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ तुम लोग मुझे इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। बोलो भाई, क्या होगा इसका आंसर बच्चों? ओनली ए। यस। डिफरेंट। ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें। आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो। बोल रहा है एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लेस टू द जीडीपी। जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, पर मतलब एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा देते हैं पर उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है। एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर। यस। अब मैं आपको एक दो ना और बता रहा हूं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। देखो, आपको प्राइमरी पता है, ठीक है, बोलो या सुनो। सेकेंडरी, यस सर। टर्शरी पता है। उसके सिवा भी आपके क्या है, सेक्टर हैं इकोनॉमी में। कौन कौन से हैं? अच्छा, पहले तो ये बात ध्यान रखना कि जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी क्या बन रहा है, फाइनल गुड्स बनते हैं, उसकी जोड़ लेना ही जीडीपी। और जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। ये सुनो भाई, ठीक है। अच्छा, दो और सेक्टर हैं, ध्यान रखना इसके सिवा। कौन कौन सा? एक होता है क्वांटरनरी और एक है क्वीनरी। ठीक है बस। देखो, क्वांटिनरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो नॉलेज बेस्ड है। क्या है भाई? जैसे आईटी सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके की चीजें। और क्वेनरी को कंसिडर करा गया है क्या? हाई लेवल सर्विसेज, जैसे पॉलिसी मेकिंग। बस एक नए दो सेक्टर बना दिए हैं, ध्यान रखना, बस पेपर में आए तो ध्यान रहेगा। माइनिंग किस में आएगा बच्चों? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किस में कंसिडर करेंगे माइनिंग को? सेकेंडरी। मैं बहुत मार दूंगा। सर माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ना? माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वाह भाई वाह, वाह शक्तिमान। खनन तो सिर्फ फर्स्ट में ही आएगा। यस। माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है छोटे? हाँ भाई चैंपियन। माइनिंग तो नेचर पे डिपेंड करता है ना मेरे लाल। आप यस थोड़ा सर। आगे ले गए ना। आप कह रहे हो कि पत्थर मिला उसके बाद अंगूठी भी बना रहे हैं, यहीं चले गए ना। यस सर। क्यों जा रहे हो इतनी दूर? अभी तो ब्याह में बहुत देरी है, अभी से अंगूठी के बारे में क्यों सोच रहे हो? ठीक है, आगे देखो। मम्मी ऐसे मुंह बना के क्यों आती हो आप, अजीब सा।
ये सबकी मम्मियों का मुंह ऐसे ही बना रहता है कि मेरी मम्मी का स्पेशल है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं, एक नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वही है जो मेरी मम्मी को लगता था कि चांद सितारों का कहना है सबसे अच्छा मेरा बेटा है, फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मम्मी का भ्रम टूट गया। नॉर्मेटिव क्या है? आइडियल सिचुएशन, कि ये तो सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है? प्रॉब्लम बताएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताएगा, प्रॉब्लम बताएगा पर सॉल्यूशन नहीं बताएगा। आइडियल सिचुएशन बताता है बस। क्या बताता है? सिर्फ आइडियल सिचुएशन बताता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? आइडियल सिचुएशन के बारे में बात करता है कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। कोई ये नहीं कहेगा मोदी जी वाली बातें, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? वो प्रॉब्लम बताता है और फिर उसका बच्चों सॉल्यूशन भी बताता है। अब बताओ क्या आंसर होगा इसका? आंसर बोलो भाई। सर ऑप्शन डी। क्या बात है, क्या बात है, हैं? अब तो मजे ही मजे। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि दैट फ्लो ऑफ मनी। और याद रखना, फ्लो ऑफ मनी जो है आपका, जब बढ़ता है तो मार्केट में क्या आएगा? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन आएगा तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी। बात बाकी सारी बातें तो गप हैं। बात समझ में आ रही है? ये ऊपर की सारी बातें क्या हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। किसी को कोई डाउट तो बताओ प्लीज। सर दोनों में एक बार थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करना। भाई बहुत क्लियर सा डिफरेंस है। एक नहीं, आप, बस नॉर्मल उसमें सिर्फ वही, इतना बताते हैं जो अरे होना बता रहा हूँ, चाहिए, राइट। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सिंपल सी बात यह है कि एक आपको, आप एक आप अपने फादर से बोल रहे हो कि पापा जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और हो सकता है मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी नौकरी अच्छी होगी, तो मेरी लाइफ अच्छी होगी। तो पापा पूछे कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो बोले पापा मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, सुमित सर की क्लासेस ले रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, वो भगवान जैसे टीचर मिल गए मुझे। इस तरीके की बातें जो हो रही हैं, ये है पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव है जैसे कि आप बात कर रहे हो बेड पे लेटे लेटे, पापा ने पूछा बेटा पेपर, बोले पापा पेपर, हम राजा लोग हैं पापा, पेपर की टेंशन मत लो, बेटी मैं जाते ही फाड़ दूंगी पेपर। तो कह रही बेटे कैसी बातें कर रहे हो? बोले हाँ पापा मेरा तो स्टाइल ही ऐसा है। ये नॉर्मेटिव बात है, पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या होगा, बस एक आइडिया है। ठीक है, आइडिया है सिर्फ कि इन्फ्लेशन बेटर होता है, ओके सर, डिफ्लेशन, समझ गई। है ना। पर कैसे बेटर होता है नहीं पता, डिफ्लेशन खराब क्यों है नहीं पता, बस होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां जो कहती हैं यू नो द फेमिनिज्म इज दिस, पर उनसे पूछो फेमिनिस्ट की कौन कौन क्या था, कुछ नहीं पता उन्हें। नॉर्मेटिव। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें नॉर्मेटिव की भी जरूरत है? नहीं सर। यस, है वंशिका। क्योंकि बेटा, कुछ कुछ है सर। हाँ क्योंकि सपने तो नॉर्मेटिव ही है ना। विजन जो है वो ओके, नॉर्मेटिव। पॉजिटिविटी के लिए। समझ हाँ, गई। विजन तो नॉर्मेटिव ही रहेगा ना। अब कौन ये चाहेगा कि उसके सपने में एक राजकुमार की जगह वो आता है, क्या कहते हैं, कूड़ा बिनने वाला, कि प्लास्टिक ले लो दीदी तुमको ले जाऊंगा एक दिन। ऐसा थोड़ी ना किसी को पसंद है भाई। हर कोई यही चाहता है ना कि कुड़ी के आंधी जगवार ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ड्रीम बिग ना, नॉर्मेटिव इज अ ड्रीम। ओके, ठीक है बेटा, चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बोलो, बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस, याद करो मैंने तुम्हें बताया था इक्विलिब्रियम ये होता है बच्चों। पहले तो मैं बता दो, चित्र बना ले, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है चित्र बना लेना तुरंत, हैंड टू हैंड। ठीक है, चित्र कैसा दिखेगा इक्विलिब्रियम का, ये रहा। एक तरफ कौन सा होगा भाई, इक्विलिब्रियम में एक तरफ कौन सी होगी भाई आपका, डिमांड, और एक तरफ क्या होगा, सप्लाई सप्लाई। वाह भाई वाह, कैसे पता लगा लेते हो यार तुम लोग। ठीक है, एक तरफ आपका डिमांड और एक तरफ सप्लाई, कौन सा डिमांड कर रहे कौन सा सप्लाई, बताओ जरा फटाफट। बोलो भाई, ये है आपका डिमांड कर्व और ये है आपका सप्लाई कर्व। बताओ, अब आंसर बताओ। फॉल फॉल। अब देखो, सिंपल सी बात सुनना, क्या हुआ है, फॉल इन डिमांड। अगर डायग्राम बना लोगे ना तो कभी गलती होगी ही नहीं। अगर डिमांड में कमी आई है तो डिमांड कर्व किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ, हाँ या ना। तो पहले तुम्हारा प्राइस ये था प्राइस, और जब डिमांड नीचे गिरा तो प्राइस कहाँ आ गया, यहां पे। देखो, प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा, प्राइस गिर गया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को तो बताओ प्लीज, बोलो भाई। सर डिमांड कम होगी तो इसमें एक पूछा गया है कि डिमांड कम होगी तो हमारा जो ये डायग्राम है ये क्या होगा। पूछा तो यही गया है ना, डायग्राम नहीं बनाया है वो आपने, ये तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, डायग्राम तो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है ना। ठीक है सर। समझे या नहीं समझे भाई। हाँ जी सर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि डिमांड अब एंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि डिमांड गिरा, अब मैं, या तो मैं सीधा, मेरे पास बहुत तेज बुद्धि हो, मैं सीधा दिमाग लगाऊं, है ना, तो उसमें चांसेस है गलत हो सकता है। पर अगर मैं डायग्राम बना लूंगा तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ना। हाँ जी सर। आगे देखो नेक्स्ट। अब ये बता दो जरा मुझे, बोला कौन सी बात ट्रू है अबाउट प्राइवेट गुड्स। ए। बोलो भाई। ओनली ए। 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 पक्का, क्या तुम सही हो। भाई प्राइवेट गुड्स के अंदर तो राइवलरियस इन नेचर होता है, ये बात तो सही है। भाई एक बंदे को ज्यादा मिलेगा, हो सकता है दूसरे को ना मिले, ये सुनो। यस सर। पर इसमें क्या नहीं होता, एक्सक्लूसिवनेस भी होता है, नॉन एक्सक्लूसिव तो होते नहीं है। और याद रखना, नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो बनाएगा ही नहीं अगर उसे लॉस होने लगेगा तो, हाँ है ना। बोलो भाई। यस सर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है, पूछो क्यों। नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव कब होती है, कि जब एक फर्म बेनिफिट्स करने के लिए क्या करने लगती है, इकोनॉमी के स्केल को बढ़ा देती है। ठीक है, लेकिन सर प्राइवेट गुड्स में तो पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव कब से होने लग गया। कौन कह रहा है भाई, डिस्काउंट कहाँ देते हैं ज्यादा, प्राइवेट गुड्स के अंदर, पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट कैसे होगी। सर ये पॉइंट दोबारा बताना। भाई नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, पहले ये बताओ मुझे। सर मार्जिनल कॉस्ट जैसे भी आपने बताया था कि दो टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है।
अच्छा, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब क्यों? क्या होगा कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज नहीं होगा या कम हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सुन लो ना, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो रही है समझ लेते हैं ना क्या जा रहा है। एन एक्स्ट्रा यूनिट, ये डेफिनेशन है, ध्यान दो, एक्स्ट्रा यूनिट बिकम लेस देन जीरो। बात समझ में आ रही है? यानी आपने प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया है, सुनो ध्यान से, इतना बढ़ा दिया है कि आपके गुड्स लगभग फ्री में बनने लग रहे हैं। नहीं समझे? सर मतलब उन गुड्स की जो टोटल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। यस, वेरी गुड, क्या बात है, खूबसूरत, कैसे कर लेते हो? पर सर ये तो मतलब ये सिनेरियो तो यूजुअली होता नहीं है ना पॉसिबल। होता है यूजुअली, चाइना इसी सिनेरियो पे जिंदा है। अरे हाँ या ना फिर बोलो। कुछ तो, सर प्रोडक्शन में, उसके प्रोडक्शन में कुछ तो मटेरियल लगेगा, तो कुछ तो कॉस्ट आएगी ना। ऐसे बता रहे हैं ना, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। मान लो आपने एक बाइक परचेस करी, सुनना ध्यान से, क्या परचेस करी? एक बाइक परचेस करी है, और आप उस बाइक को मान लो ओला उबर वगैरह में कहीं लगा देते हो। तो आपने उस बाइक को जिस जिसको दिया, 2-2 हज़ार रुपए ले रहे हो सबसे, तो बाइक आपके लिए 2 ही महीने में फ्री हो गई। अब आप उससे कुछ भी कमा रहे हो, फ्री में ही कमा रहे हो, क्योंकि बाइक की कॉस्ट आप निकाल चुके हो। मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपने इतना स्केल कर दिया है ना, कि आपका पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया कि नेगेटिव हो रहा है। ओके सर। समझे या नहीं समझे? हाँ जी सर। एक और एग्जांपल से समझाऊं, और इजी एग्जांपल, घर वाला एग्जांपल दूं, बहुत क्लियर हो जाएगा। दे दो सर। याद है तुम्हें, वो हमने एक मूवी देखी, मिशन मंगल? सर फिर जो आपने कॉस्ट बताई थी वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, तो ये तो इम्प्लिसिट पे भी लागू होता है फिर तो। वो बिल्कुल अलग है, दो चीजें अलग अलग को एक साथ जोड़ो मत तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। ये तो सारी की सारी क्या है, आपकी सब पे लागू होगा। अब ध्यान से सुनो, आपने मिशन मंगल एक मूवी देखी होगी, उसमें एक एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा। उसमें बोलते हैं कि पूड़ी तल रहे हैं, तेल गरम है, और उसमें फिर 6-7 पूड़ी गैस बंद करके भी निकल जाती है। देखिए ना, याद है? हाँ यस जी सर। सर। यस सर। अब समझो, जब गैस बंद कर दिया तो गैस की कॉस्ट तो नहीं है? नो अरे सर। हाँ यार। पर उसी गैस की कॉस्ट में हमने 8-10 पूड़ी और क्या निकाल ली? एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा जो निकली वो नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट ही तो हुई, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो घटी, फिर सर इसको नेगेटिव क्यों बोलेंगे? नेगेटिव माइनस में जाएगी ना कॉस्ट। भाई ये देखो, इधर देखो जीजी, इधर देखो, ये इधर देखो, इसी इसे एग्जांपल को यहाँ देखो, इधर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें अगर डाउट हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम समझ रहे हो इसका मतलब, नहीं तो हाँ हाँ बोल के आगे बढ़ जाते हैं। देखो टोटल कॉस्ट मान लो ये है 40, फिर तुमने और प्रोडक्शन करा तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 30, फिर आपने और प्रोडक्शन करा, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20, आपने और प्रोडक्शन करा तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 10। गिर रही है ना? मार्जिनल कॉस्ट बताना जरा कितनी होगी? -10, -10, -10, दिख रहा है नहीं हाँ जी नेगेटिव? सर। दिख हाँ गया? जी सर। आ गया अब समझ में? आया? टोटल कॉस्ट हाँ घटाएंगे, जी सर। मार्जिनल कॉस्ट अपने आप घट जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ा दिया। समझ रहे हो मित्र? तो ये दोनों होना चाहिए, इसका आंसर ए और सी। पर पता है कमाल की बात क्या है? जो आंसर की है ना, उसमें इन्होंने सिर्फ सी आंसर को मार्क कर रखा है, पता नहीं क्यों। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23। चलो अभी 23 आपको होमवर्क में डाल देता हूँ, रुक जाओ, ये आप करना। 24 पे आओ। ये बताओ भाई, ये तो आसान है। नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड। फैक्टर कॉस्ट। में एक चीज याद रखना, एक चीज है जिसका नाम है क्या? सब कॉस्ट। ये क्या होती है? बोलो भाई।
एक ऐसी कॉस्ट जो क्या नहीं होने वाली, रिकवर नहीं हो सकती जो। रिकवर नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ऐसी कॉस्ट जो क्या नहीं होगी बच्चों, रिकवर नहीं होगी। सर इसका एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि शिप हमारी डूब गई। नहीं आपकी नहीं हो रही। हाँ फ्री हूँ। हाँ भाई बच्चों, जैसे आपका शिप है, शिप डूब गई हमारी। अब शिप का ऊपर का माल तो मिल गया, पर वो जो जो डूब गया है हमारे जहाज, वो नहीं मिल रहा। इसी को देख के बनाई गई थी ये कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। थक गए क्या तुम लोग आज? एक और क्वेश्चन दे दो बस, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में डाल दिए मैंने, दो क्वेश्चन आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दे दो बस आज की लास्ट क्लास। टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। क्या बात है, खूबसूरत बच्चे। क्या करना है, सी। GDP को डिवाइड कर देना है टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो मिल जाएगा। याद रखना, पर कैपिटा इनकम सबसे पहले किसने निकाली थी? दादा भाई दादा नारोजी। भाई नारोजी। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं द बूढ़ा आदमी ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बूढ़ा आदमी। तो दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, शीट आपके पास पहुंच जाएगी, आप लोग उसे देख लेना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लवली सेशन। बहुत मजा आता है तुम लोगों को पढ़ा करके, होप तुम लोगों को भी सेम ही आता हो। टेक केयर योर सेल्फ।